शुरू करेंगे आज हम अपने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के नाम और उनके फीचर्स को देखेंगे। तो अभी इससे पहले हमने देखे थे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो जो भी विटामिन, जो भी खनिज हमारे जो हैं, जो फैट में सॉल्युबल है, वो हमने देखे थे। उनके नाम क्या थे, उनके केमिकल नेम्स भी देखे थे हमने, और उनके कॉमन नेम भी देखे थे। तो ये है हमारे रासायनिक नाम के साथ। विटामिन ए है रेटिनॉल, और विटामिन जो डी है कैल्सिफेरॉल नाम है इसका, ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के जो है प्लाकोइनोन करके है इसका नाम। इसको लर्न करेंगे आगे। हम देखते हैं वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुलनशील जो होते हैं, वो विटामिन कौन से होते हैं। ये शरीर में जो एब्जॉर्ब नहीं होते, तो इनकी क्या होता है, क्योंकि पानी में सॉल्युबल है तो ये आसानी से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। हमारे वाटर के साथ जो जितना भी न्यूट्रिय मतलब हमारे यूरिन के साथ निकल के ये बाहर निकल जाते, निष्कासित हो जाते हैं, तो इनको संग्रहित नहीं कर सकते। मगर इनकी आवश्यकता हमको डेली बेसिस पे इसलिए ज़्यादा होती है, तो इसलिए रोज लेना इनको आवश्यक होता है। तो इसमें आ जाते हैं हमारे विटामिन बी के जितने भी हैं। विटामिन बी जो है, इसका पूरा एक ग्रुप है। विटामिन बी का ग्रुप ऑफ विटामिन हैं। तो वो कौन कौन से, उनको सबको आज हम स्टडी करेंगे। वो सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, और इनकी कितनी मात्रा आवश्यक है ये सब हम पढ़ते हैं अब। चलिए इनके पहले देखते हैं सामान्य विशेषता क्या हुई हमारी। ये पानी में घुल जाते हैं आसानी से, और एब्जॉर्ब भी आसानी से हो जाते हैं बॉडी में। पर ये शरीर में एब्जॉर्ब तो होते हैं, मगर ये वहाँ पे संग्रहित नहीं होते, स्टोर नहीं होते हैं। तो इनकी आवश्यकता हमको रोज होती है। गर्मी से नष्ट हो जाते हैं, एक्सेस हमारा मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, और इनकी जो लेस टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि ये निकल जाते हैं, ये शरीर में रखे नहीं रहते, संग्रहित नहीं होते, तो इनकी जो विषाक्तता की जो क्वांटिटी है, टॉक्सिसिटी है, वो थोड़ी सी कम रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन बी बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन जो बी है, इसका पूरा एक ग्रुप है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं विटामिन बी 1। ये सभी नाम हमें देखने हैं, केमिकल नेम्स भी इनके, और इनके जो कार्य हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन बी 1, जिसका नाम थायमिन है। अब ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, थायमिन, और इसका फंक्शन क्या है, ये मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है। ये आपके नर्व फंक्शन को भी अच्छा रखता है। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी जो रोग है वो हो जाता है। इसके सोर्स क्या है, इनके सोर्स देखें तो साबुत अनाज है, दालें हैं हमारी, और मेवे हैं। ये इनके सोर्स हैं। तो इसका हमने विटामिन ए बी 1 का देखा, थायमिन नाम है इसका, और ये मेटाबॉलिज्म ऊर्जा चयापचय के लिए है, तंत्रिका का कार्य है। बेरी बेरी रोग इसकी कमी से होता है। ये पाया जाता है साबुत अनाज, दालें और मेवे में। नेक्स्ट विटामिन बी के ग्रुप में आता है विटामिन बी 2, जिसको रिबोफ्लाविन बोलते हैं। अब रिबोफ्लाविन क्या है, आपकी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए, आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। तो इसको भी हमें रोज लेना, अपनी आहार में शामिल करने की आवश्यकता होती है। इसकी डेफिशिएंसी से होंठ फटना, जिसको चिलियोसिस बोलते हैं, वो प्रॉब्लम हो सकती है, या जीभ में सूजन आ जाती है, या जीभ में जैसे छाला, उसकी भी विटामिन बी की वजह से, उसकी कमी से हो जाता है। तो इसकी हमें लेनी चाहिए अपने आहार में। अब ये किस में मिलता है, दूध है, अंडे हैं, हरी सब्जियां हैं। तो ये जो हरी सब्जियां हैं, इनको हम आसानी से ले सकते हैं अपने आहार में, और दूध को भी ले सकते हैं। तो ये हम आहार में रखेंगे तो हमें विटामिन बी 2 भी आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट विटामिन बी 3 नियासिन है। नियासिन क्या करता है, हमारे ऊर्जा उत्पादन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो विटामिन बी का जब ग्रुप देखते हैं, तो बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म के लिए है, ऊर्जा बनाने के कार्य के लिए है हमारे, और जो हमारे नर्व्स की जो हेल्थ है, नर्व्स की हेल्थ को मेंटेन करने का कार्य भी विटामिन बी ग्रुप के समूह में से वो होता है। अब इसकी डेफिशिएंसी से पिलैग्रा रोग होता है। पिलैग्रा रोग में, और ये जो 3 जो लिखे हैं, 3 Ds जो ये लिखे हैं यहाँ पे, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। तो विटामिन D3 की कमी से डर्मेटाइटिस, जो कि त्वचा का रोग है, और डायरिया, जो लूज मोशन हो जाते हैं, और डिमेंशिया,
जो मेमोरी आपकी जो जिसकी जैसे धीरे-धीरे याददाश्त का कम हो जाना, वो इसकी प्रॉब्लम होती है। तो विटामिन बी3 के लिए जब याद करेंगे इम्पोर्टेंट विटामिन है और इसके लिए आपको पेलेग्रा रोग है। पेलेग्रा रोग जो है उसमें 3 डीज़ हैं। 3 डी के ना उससे याद कर लेंगे इसको, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ये तीनों इसमें आते हैं। इसमें क्या किसमें पाया जाता है? ये मांस है, अनाज है और मूंगफली में ये मुख्यतः पाया जाता है। तो यदि हम इस अपने आहार में इन तीनों को रखेंगे तो ये हमें आराम से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विटामिन बी है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड का क्या मतलब है कि ये हमारा जो विटामिन है ये हमारे चयापचय को देखता है और इसकी डेफिशिएंसी बहुत कम होती है। ये सब्जियों में अधिकतर पाया जाता है और साबुत अनाज में पाया जाता है। इनके नाम इम्पोर्टेंट हैं, इनको हम अपने नोट्स जहाँ बनाएंगे की नोट्स, तो इनके विटामिन के जो नाम है उसके केमिकल नेम को भी ज़रूर याद रखेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। विटामिन बी6 है पायरोडॉक्सिन। ये हमारी प्रोटीन के चयापचय, जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, तो विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर को इस तरीके से आवश्यक होते हैं कि हमारी कुछ चीज़ों में सहायक होते हैं ये। तो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो विटामिन बी6 अगर प्रेजेंट होता है तो अच्छे से हो जाता है। फिर ये आरबीसी के निर्माण में भी कार्य करते हैं। इनकी डेफिशिएंसी से एनीमिया रोग हो सकता है, त्वचा का रोग हो सकता है। अब ये किसमें पाया जाता है? ये केला है, अनाज है, मेवे हैं। तो यदि आहार को फिर से हम देखे जाए तो आहार में हमारे अच्छी-अच्छी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। अपने आहार को अगर हम सही रखेंगे, अच्छे तरह से लेंगे सब चीज़ों को, तो ये सारी कमियाँ हमें नहीं होंगी। देन विटामिन बी7 है बायोटिन। अब बायोटिन जैसे स्किन का आपने सुना भी होगा इसके बारे में, बायोटिन का बहुत कुछ आजकल सुनने में आता है। तो हेयर और स्किन से ही रिलेटेड है, बाल और त्वचा। इसकी डेफिशिएंसी से भी जो स्किन जो है सूखी-सूखी सी ड्राइनेस हो जाती है, पपड़ी सी उतर सकती है। तो ये डर्मेटाइटिस रोग जो होता है इसकी वजह से हो सकता है। बाल भी सूखे-सूखे से हो सकते हैं, बेजान से हो सकते हैं। तो यदि बायोटिन की मात्रा सही जाएगी शरीर में तो ये आपकी चिकनाहट को बनाए रखता है शरीर का। बाल का झड़ना हो सकता है। अब ये किसमें पाया जाता है? अंडे की जर्दी में। नॉन-वेज में देखें तो ये एग वगैरह सोर्स हैं, बाकी आपके सूखे मेवे जो हैं, वो इसका बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। देन विटामिन बी9 बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फॉलिक एसिड है हमारा। अब ये क्या करता है फॉलिक एसिड? आरबीसी के फॉर्मेशन के उसके निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होता है। फिर डीएनए के निर्माण में, जो डीएनए होता है हमारे सेल का उसके निर्माण में भी बी9 जो है फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो ये इम्पोर्टेंट आपका विटामिन है। इसके सोर्स क्या हैं? हरी सब्जियां, दालें। देन विटामिन बी12 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारा, कोबलामिन। अब इसकी कमी आजकल अधिकतर पाई जाती है। अधिकतर अगर टेस्ट वगैरह होते हैं तो देखा जाता है, पाया जाता है कि विटामिन बी12 जो है कम निकला है। तो इसकी वैसे तो अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या खास वजह है, पूरी आहार भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, मगर इसका या तो एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से ये कमी हो जाती है, या कोई और वजह है जिसको भी पता नहीं चल पाया है। वैसे इसका हमें यही कर सकते हैं कि अपने आहार को संतुलित रखें। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जो नर्व्स हैं, आपकी नर्व्स का जो आउटर शीट जो होती है नर्व्स की, उसको मेंटेन करता है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है। तो कोबलामिन बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन होता है आपका। इसकी अगर कमी हो जाती है तो व्यक्ति में बहुत वीकनेस, नर्व्स का जो डैमेज होना शुरू हो जाता है, नर्व की जो सेंसेशन है वो कम होने लगती है, तो ये बहुत सीरियस हो जाता है। ये आरबीसी के निर्माण में भी आवश्यक होता है। देन इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है और नर्व की डैमेज होना शुरू हो जाती है। नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्व्स पे ही बेस्ड है, तो तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित हो जाएगा। और यदि वो प्रभावित हो जाएगा तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, जिसके द्वारा हमें संवेदना प्राप्त होती है, हम कोई कार्य करते हैं, कुछ भी, वो सब चीज़ें हैं, तो उसमें हमारे प्रॉब्लम आ जाएगी, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें कोबलामिन जो विटामिन बी12 है, इसकी डेफिशिएंसी के लिए
वर्क करना पड़ता है, कई बार बाहर से भी लेने पड़ते हैं, आउटर सोर्सेज से भी, पर हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी नेचुरल डाइट से जैसे ले सके। तो ज़्यादातर यदि आप देखेंगे तो विटामिन बी 12 एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, बाकी यहाँ पे मेंशन नहीं है, मगर सूखे मेवे में भी इसका मात्रा होती है। तो ये तो हमारे विटामिन बी के ग्रुप थे पूरा, तो ये हमारे सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम देखते हैं हमारा जो है विटामिन सी क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है हमारे विटामिन सी को। तो विटामिन सी की भी बहुत आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। अब ये किस तरह से होती है इसको देखते हैं। विटामिन सी सबसे ज़्यादा तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। आपके घाव के भरने में कोलेजन का फॉर्मेशन, आपकी जो स्किन की चमक है उसको बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। स्किन में इलास्टिसिटी को मेंटेन भी करता है। आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है, यदि हम आयरन रिच डाइट ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से तब हो पाता है जब हम अपनी डाइट में विटामिन सी को लेते हैं। और विटामिन सी का क्योंकि स्टोरेज नहीं होता, तो इसकी निश्चित मात्रा, बहुत अत्यधिक भी नहीं लेनी चाहिए, पर इसकी निश्चित मात्रा हमें रोज के अपने डेली रूटीन में रखनी पड़ती है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी कार्य करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं ये सब हम अभी देखते हैं, इसको समझेंगे। अब इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आ सकता है, कमजोरी हो सकती है, घावों का देर से भरना हो सकता है, ये सब इसकी डेफिशिएंसी से होता है। तो विटामिन सी भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है। इसका मेन जो है आपका कि जब आप लगातार इसको लेते रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। इसका सबसे अच्छा सोर्स हमारा देसी आंवला जो है, सबसे प्राकृतिक रूप में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा स्रोत है इसका विटामिन सी का। फिर नींबू है, संतरा है, अमरूद है और टमाटर है, ये कुछ यहाँ पे स्रोत दिए गए हैं विटामिन सी के। अब इनका कार्य क्या होता है, जो हमारे अपने देखिए पानी में घुलनशील जो विटामिन है वो क्या है हमारे करते कार्य, ये एनर्जी का मेटाबॉलिज्म करते हैं, ऊर्जा के चयापचय में हमारे सहायक होते हैं। रक्त का निर्माण, तंत्रिका तंत्र का कार्य, तो जितने भी विटामिन बी ग्रुप के देखे हमने वो ज्यादातर नर्व्स पे ही हमने देखा उनका कार्य। और जो विटामिन सी है वो हमारा प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, हमारा सही रखता है उसको। तो ये हमारे विटामिन के हो गए। और त्वचा का स्वास्थ्य। अब हम आगे चलते हैं विटामिन के आगे, तो हमारे मिनरल्स, कुछ ऐसे खनिज, खाद्य खनिज हैं जो हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं और जिन्हें अपनी डाइट में हमें लेना चाहिए। तो खनिज क्या है हमारे? खनिज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक, वैसे पोषक तत्व हैं जो शरीर की वृद्धि, चयापचय और कार्यों के नियंत्रण के लिए कम मात्रा में, ये भी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, कम मात्रा में। कि अधिकतर क्या होता है कि अधिक मात्रा में ले लिया जाता है या फिर बहुत ही कम मात्रा में लिया जाता है, तो ज्यादातर डिस्टर्बेंसेस इस तरीके के देखे जाते हैं। तो हमें इनकी कम मात्रा लेनी है, मगर इनकी मात्रा हमें लेनी है, ऐसा नहीं कि पूरा ही एक्सक्लूड कर दें। तो ये खनिज कौन कौन से हैं इनको देखते हैं हम। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको ऊर्जा नहीं देते। ये क्या, शरीर की जो क्रियाएं हो रही हैं, शरीर के जो हमारे प्रोसेस होते हैं उनमें सहायक होते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं या उनको सहायता देते हैं। कमी और अधिकता दोनों ही हानिकारक होती है। तो यहाँ जो खनिज है इनके साथ हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि इनकी बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है हमें क्वांटिटी, और ऐसा भी नहीं करना है कि अपनी डाइट से ये बिल्कुल हट जाए हमारे। यदि बिल्कुल ही हट जाएंगे हमारी डाइट से तो इनकी कमी हो जाएगी, और ये इजीली हमारे आहार से प्राप्त हो जाते हैं। इनको आउटसाइड सोर्सेज से यदि हम पूरी अपनी डाइट सही से ले रहे हैं और हमारा जो खाने पीने का अब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो रहा है, पाचन क्रिया, मेटाबॉलिज्म सब सही है, तो ये हमें अपने आहार से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। अब क्या देखते हैं उसमें कौन कौन से हैं हमारे, वो देखें। मेजर मिनरल्स क्या है, रिक्वायर्ड इन मोर देन 100 mg पर डे। 100 mg से अधिक मात्रा में किनकी आवश्यकता होती है, तो वो उनके नाम है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये हमारे नाम हैं जो हमें खनिज हमें चाहिए होते हैं। क्लोराइड और सल्फर कुछ कम कम मात्रा में हमें चाहिए होते हैं। ट्रेस मिनरल, अब कुछ
रिक्वायर्ड इन लेस देन 100 mg, 100 mg से भी कम इनकी आवश्यकता है। वो कौन से हुए? आयरन। इनकी अगर एक्सेस हो गया, आयरन अगर एक्सेस में आ गया तो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है बॉडी में। आयोडीन, जिंक, कॉपर, फ्लोराइड, तो ये सभी इस तरीके के मिनरल हैं, यदि इनकी मात्रा ज़्यादा हुई तो शरीर में टॉक्सिसिटी की सिचुएशन आ जाएगी, वो शरीर उसको के लिए सही नहीं रहती है। तो इनकी मात्रा निश्चित हो उतनी ही ज़रूरी होती है हमें। अब देखिए इनका सबसे पहला लेते हैं हम कैल्शियम को। तो कैल्शियम के क्या कार्य हैं उसको देखते हैं। कैल्शियम है हमारा बोन और टीथ के फॉर्मेशन के लिए, हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए। अब रक्त का जो धक्का जमता है वो भी हमारी कैल्शियम हमारी बॉडी में होगा तो वो होता है। मांसपेशियों का संकुचन, तंत्रिका का कार्य, ये सब हमारे जो कैल्शियम रिच डाइट होती है तो वो हमें ये सभी चीज़ों में मदद करती है। अब ये किस में मिलता है हमें? तो हमारे एनिमल प्रोडक्ट में कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छे से पाई जाती है, जो पशु से लिया जाता है हमारा, जैसे मिल्क है, तो वो हमारा बहुत अच्छा स्रोत है कैल्शियम का। फिर हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। अब रागी जो है हमारा, मोटा अनाज में जब रागी आता है वो भी बहुत अच्छा स्रोत है हमारे कैल्शियम का। और बादाम। अब डेफिशिएंसी से रिकेट्स जो होता है बीमारी, हड्डियों की कमजोरी, वो हो जाती है। ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है एडल्ट्स में, अगर देखा जाए तो हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं अंदर से और कमजोर हो जाती हैं। तो ये सब की कमी, इनकी अगर हमारे आहार में नहीं ले रहे हैं हम पर्याप्त मात्रा में दूध, बादाम, ये सब नहीं ले रहे हैं तो इनकी कमी से कैल्शियम की कमी हो जाएगी बॉडी में और ये रोग हो सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, कैल्शियम जब ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होना चाहिए बॉडी में। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जो है बहुत आवश्यक होता है। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सनलाइट, धूप में बैठना, धूप में निकलना। वो यदि हम बराबर उसको वो करते हैं तो कैल्शियम का अवशोषण बॉडी में अच्छे से हो जाता है। यदि कैल्शियम बहुत ज़्यादा ले लिया गया, कई बार आउटर सोर्सेज से भी कैल्शियम ले लिया जाता है, या फिर कुछ आपने जो स्रोत प्राकृतिक है वो भी अधिक ले लिया उसमें, तो किडनी में स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाता है, कैल्शियम की डिपॉजिट हो जाती है और वो धीरे धीरे डिपॉजिट पत्थर का आकार में आ जाती है, बड़ा होता चला जाता है और उसका साइज़ भी बड़ा होता जाता है, फिर उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कैल्शियम लेना ज़रूरी है, मगर उचित मात्रा में, और जितना लिया है उसका एब्ज़ॉर्प्शन भी अच्छे से हो जाए बॉडी में। नेक्स्ट आता है हमारा आयरन। आयरन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आयरन बहुत ही आवश्यक है। और जब हीमोग्लोबिन का जो होता है पार्ट रेड वाला, वो ही हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसीज हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूरी होते हैं। और वो किससे उसका जो रेड पार्ट है हीमोग्लोबिन, वो आयरन से बना हुआ है। तो दोनों कार्य इसके आयरन के हमने अच्छे से पता है, ये हमने स्टडी करे हुए हैं। अब इनकी ये क्या करता है, एनीमिया को प्रिवेंट करता है, खून की जो कमी हो गई शरीर में उसको ये उससे बचाव करता है। मुख्य स्रोत क्या है हमारे? हरी साग सब्जियां, गुड़ है, दालें हैं, ये सब पर्याप्त मात्रा में हमें आवश्यक होती हैं। डेफिशिएंसी से अनीमिया, थकावट, आपकी जो त्वचा है वो भी पीली पड़ने लगे या फिर मुरझाई हुई सी त्वचा हो जाएगी, तो ये आयरन की कमी से हो सकता है। और एक्सेस आयरन यदि शरीर में ले लिया गया, उसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया, तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा मिनरल है आयोडीन। आयोडीन हमारे थायराइड के जो हमारा हार्मोन है उसके फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। तो ये ज़रूरी है कि आयोडीन भी हमारी डाइट में हो, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि है जो बनाती है उस हार्मोन को, तो वो जो है उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है आयोडीन की। और थायराइड हम पढ़ चुके हैं अपनी ग्रंथि का कि वो मेटाबॉलिज्म को पूरा उसका फंक्शन है। फिर अगर यदि वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई तो वो सब कार्य स्लो हो जाएंगे या खराब हो जाएंगे। फिर इसके सोर्सेज क्या है? आयोडाइज्ड युक्त नमक, सी फूड भी जो होते हैं जैसे, वो भी इसमें आ जाते हैं, तो वो भी आपके आयोडीन के स्रोत होते हैं। सी फूड है, सी वीड है।
अब इसकी डेफिशिएंसी से ग्वाइटर रोग होता है, जो गले का रोग होता है वो हो सकता है। तो यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी हमें पर्याप्त मात्रा अपने डाइट में लेनी चाहिए। आगे इसमें देखते हैं, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, यानी कि मानसिक रूप से बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है वो अपनी एज के हिसाब से ना होके धीरे धीरे स्लो ग्रोथ हो जाएगी। एक्सेस क्या हो जाएगा, थायराइड का डिसफंक्शन हो जाएगा। तो थायराइड के डिसफंक्शन में आपका जब एक्सेस हो गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन आ सकती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि आयोडीन की मात्रा बस निश्चित मात्रा ही लेनी है, उससे ज़्यादा ना लें हम। देन मिनरल आता है आपका फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस क्या है, ये हमारे बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी है, एनर्जी ऊर्जा के चयापचय के लिए ज़रूरी है, सेल रिपेयर। मुख्य फंक्शन फॉस्फोरस का क्या है, सेल रिपेयर। ये हमारे कोशिका के जो रिपेयर होनी है, उसमें जो मरम्मत होनी है या नई कोशिका, तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है। इसके मुख्य स्रोत हो गए हमारे दूध है, मेवे हैं और साबुत अनाज हमारे, वो सब इसमें आते हैं। डेफिशिएंसी से वीक बोन्स हो सकती हैं हमारी, और हमारी जो भूख है उसमें कमी आ जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा है सोडियम। सोडियम जो है आपके फ्लूइड बैलेंस, जो आपके शरीर में जो जलीय अंश है उसकी जो मात्रा का निर्धारण करना है वो हमारा सोडियम के द्वारा होता है। तो जो फ्लूइड बैलेंस क्या करता है कि आपके शरीर में जितना फ्लूइड है पर्याप्त रहे, जिससे कि बॉडीली फंक्शंस आपके पूरे अच्छे से होते रहें। क्योंकि हमारा 70% जो जलीय अंश इसीलिए है क्योंकि काफी सारे सभी चीजें हमारे जलीय उस पे ही हैं, आधार पे आधारित है। तो इस फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हमें सोडियम भी निश्चित मात्रा में ज़रूरी होता है। यदि ये कम हो जाए तो नर्व इम्पल्सेस का बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि नर्व जो ट्रांसमिशन कर रही हैं वो ठीक से कार्य नहीं कर पाती। तो व्यक्ति अपनी बातों को जो सिचुएशन है उससे रिकलेक्ट नहीं कर पाता। तो ये काफ़ी जब कमी हो जाती है सोडियम की तो उसमें नर्व इम्पल्सेस भी डैमेज, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। फिर मसल के फंक्शन के लिए, तो यदि हमारा फ्लूइड बैलेंस ठीक नहीं है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो हमारी मसल्स फंक्शन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सही से कार्य नहीं होगा। फिर इसके सोर्सेज क्या है, सबसे अच्छा मुख्य सोर्स है हमारा नमक। और अब यहाँ पे लिख दिया गया अचार। अचार वो वाले अचार जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, वो वाले अचार। फिर प्रोसेस फूड जो लिखे गए हैं वो भी मुझे मेरी समझ से बाहर है, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है मुझसे। प्रोसेस फूड वही वाले जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं वही लेने हैं। तो मुख्य स्रोत हम देखें तो नमक इसका अच्छा स्रोत है, वो भी आप सेंधा नमक, काला नमक लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। मसल्स क्रैम्प हो जाता है। मसल क्रैम्प क्यों हो रहा है हम समझ ही रहे हैं, क्योंकि यदि पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड नहीं है आपका, आपके सेल्स ठीक से उनको भी फ्लूइड नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे एनेरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा और मसल्स में क्रैम्प आ जाएंगे। तो ये हमने इसको देखा। फिर अगर एक्सेस ले लिया जाए, सोडियम अगर एक्सेस ले लिया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट आपका पोटेशियम है, जो हार्ट फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, और ये भी हमारे फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। सबसे ज़रूरी है पोटेशियम आपके हार्ट के लिए। ये ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखता है। और इसका सबसे अच्छे स्रोत, तीनों ही बहुत अच्छे स्रोत हैं, बनाना, कोकोनट वाटर और वेजिटेबल। मतलब केले में भी और नारियल का जो पानी है और सब्जियां, यदि आप अपने आहार में इनको शामिल करते हैं तो हार्ट का जो है वो आपका खुश रहेगा उस आहार से, और आपको जैसे ब्लड प्रेशर ये सब की भी समस्या नहीं होगी। तो ये हमारे पोटेशियम भी हमें अपनी डाइट में रखना पड़ता है, ज़रूरी है ये मिनरल हमारे शरीर के लिए। फिर डेफिशिएंसी से वीकनेस हो सकती है, इर्रेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। तो आपकी जो पल्स है, आपकी हार्ट बीट है, वो आपकी इर्रेगुलर हो सकती है, तेज तेज भी हो सकती है और या धीमी हो गति पे चली जा सकती है। देन मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या करता है, आपके एंजाइम का फंक्शन जो है मेंटेन करता है। बॉडी में एंजाइम फंक्शन को मेंटेन करने का कार्य मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है शरीर के लिए। कि किस में पाया जाता है, सूखे मेवे हैं,
साबुत अनाज है, हरी सब्जियां हैं, ये सब हमारे इसके मुख्य स्रोत हैं। तो मसल ट्विचिंग, वीकनेस, ये सब हमारे इसकी डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है हमारा जिंक। तो जिंक क्या है हमारे वुंड हीलिंग, इम्यूनिटी, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पाया जाता है हमारा नॉनवेज में और साबुत अनाज में। इसकी कमी से हेयर फॉल हो सकता है, जिंक की कमी से हेयर फॉल हो जाता है और ग्रोथ कम हो सकती है, इम्यूनिटी कम हो सकती है। अब फ्लोराइड, फ्लोराइड जो है टूथ इनेमल के फॉर्मेशन में आवश्यक होता है, मतलब यदि इसकी मात्रा सही मात्रा में लिया जाए शरीर में। ये आपके ड्रिंकिंग वाटर में होता है, टी में होता है, और डेफिशिएंसी से डेंटल, मतलब आपके दांतों में जो होता है उसका इनेमल सही से नहीं होगा, उसका इनेमल जो है हट जाएगा दांतों में। जो सेंसेशन है वो आपकी, मतलब थोड़ा दांत अपने खराब हो सकते हैं, कहने का मतलब है। पर इसका बहुत ज़्यादा अगर एक्सेस ले लिया गया, ज़्यादा ले लिया गया, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। कॉपर हमारा तांबा। तांबे की जग में जैसे पानी पीते हैं आजकल सभी लोग, अपना ये कोशिश करते हैं कि जिससे कि पर्याप्त मात्रा में आपको कॉपर की पूर्ति हो जाए। तो ये क्या करता है, आयरन के मेटाबॉलिज्म में, आरबीसी के फॉर्मेशन में ये सहायक होता है। तो ये किसमें पाया जाता है, मेवे, बीज या फिर नॉनवेज आइटम्स में। तो इसका अच्छा स्रोत यही हो सकता है कि हम तांबे के जग में पानी पी लें, रात भर उसमें रखा रहने दें और सुबह को उसमें से पी लें पानी, तो हमें आराम से कॉपर की जितनी मात्रा में चाहिए वो मिल जाती है। फिर सबसे मुख्य आ गया हमारा पानी। शरीर में पानी कितना ज़रूरी है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। क्या करता है पानी हमें, पानी बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर को, हमारे जीवन का जीवनीय वो है, आधार है हमारा। पानी के बिना जल के बिना हम नहीं रह सकते। ये पाचन में सहायक है, ताप का नियंत्रण करता है, ट्रांसपोर्टेशन जो शरीर में हो रहा है उसके लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। पानी बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डाइटरी फाइबर क्या होता है। आहार में जो रेशा देखते हैं, फाइबर इनटेक कहा जाता है। हमसे बहुत बार कह दिया जाता है कि अपने शरीर भोजन में फाइबर को बढ़ाइए। तो फाइबर क्या चीज़ है, किस चीज़ को बढ़ाना है भाई, वो क्या है? तो उसको हम समझते हैं कि क्या चीज़ होती है फाइबर। आहार में जो रेशा होता है वो क्या है, तो ये पौधों से मिलने वाला भोजन का वह भाग है जिसे मानव एंजाइम पचा नहीं सकते। तो जो ऐसा भाग होता है जो एंजाइम हमारे शरीर उसका पाचन नहीं कर सकते, मगर फिर भी उसकी ज़रूरत है हमें। तो वो क्यों ज़रूरत है उसको देखते हैं कि क्या करता है रफेज हमारा, जो हमारा फाइबर है वो क्या करता है। अब ये क्या होता है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो पचाया नहीं जाता शरीर में, और वो पचाया नहीं जाता फिर भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत लाभदायक होता है। तो देखते हैं वो क्या-क्या है, किस-किस तरीके का होता है, तो उसको पढ़ते हैं हम। तो पहला तरीका देख रहे हैं घुलनशील रेशा। अब सॉल्यूबल फाइबर कौन सा हुआ, जो पानी में घुलकर जेल बना लेता है। अब ये क्या करता है, जब पानी इसको मिला शरीर में, हमने इसको लिया अपने आहार में, तो ये जब पानी इसको मिला शरीर के अंदर तो ये जेल की फॉर्म में आ जाता है। अब ये किसके स्रोत क्या है, इसके स्रोत देखते हैं। तो इसके स्रोत है हमारे ओट्स, सेब, संतरा और जौ, राजमा। ध्यान से देखेंगे जो इनके स्रोत हैं हमारे, और इनको कोशिश करेंगे अपने आहार में रखने के लिए, बहुत लाभदायक होते हैं। अब ये क्या करता है, जो फाइबर होता है, जबकि ये हमारा डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा, फिर भी क्या करता है, ये आपके जलीय अंश को होल्ड करके रखता है बॉडी में। तो जो जब लार्ज इंटेस्टाइन में जब आता है आपका डाइजेस्टेड फूड, तो वहाँ पे जब जलीय अंश सोखा जा रहा होता है, तो वहाँ पे आपके डाइजेशन को ये इम्प्रूव कर रहा होता है, क्योंकि ये जलीय अंश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जेल बना लेता है जितना भी फाइबर है, जो ये फर्स्ट कैटेगरी का है। तो इस तरीके से ये आपके उस प्रोसेस में बहुत सहायक होता है। और जब ये वहाँ पे इसको एब्जॉर्ब करे रखता है वाटर में, तो वाटर को, तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन भी नहीं होता, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, इसी वजह से ऊर्जा भी रहती है आपकी। तो ये और क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है,
तो जब आपका पाचन वगैरह सब सही रखेगा ये, तो आपके शरीर में जितना भी वो है गंदगी है वो बाहर निकल रही है और आपका अच्छे से एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी आपका नियंत्रित में रहेगा और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित रखता है। तो आपका सबसे मुख्य जो आधार है उस पे आप ये वर्क करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा अघुलनशील रेशा। वो क्या है? इनसॉल्युबल फाइबर क्या है उसको देखें तो ये है हमारा जो जल में घुलता नहीं है। अब ये घुलेगा नहीं जल में, तो ये क्या हुआ हमारा? साबुत गेहूं, साबुत या टुकड़े में लिया हुआ गेहूं और चोकर, कुछ ऐसी सब्जियां हैं, मेवे हैं। तो ये क्या करता है आपके, उसको जेल तो नहीं बना इसमें, मगर फिर भी ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और आपके शरीर में कब्ज ना हो उसको देखेगा, ये कब्ज को रोकता है। और क्या करेगा ये? पाचन को सुधारेगा। तो इसमें देखते हैं क्या क्या हमारे आए। जो रफेज है हमारा फाइबर है वो क्या क्या चीजें हुई हमारी। ये होता किस चीज से है? तो ये सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन से होता है। तो ये चाहे तो आप देख सकते हैं इस टेबल को, थोड़ा डिटेल में है ये। सोर्सेज हो गए हमने देखे, सब्जियां, साबुत अनाज, छिलका, दालें, फ्रूट में एप्पल और या साइट्रस फ्रूट्स हो गए हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें लेग्निन आता है, एक तरीके का फाइबर जो सीड्स में होता है, सीड्स में या मैच्योर वेजिटेबल्स में होता है। तो इसको आगे हम थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे जरा सा, क्योंकि ये हमारे रोज के लिए भी हमें ज़रूरत है। तो सेल्यूलोज कौन सा पार्ट है उसको देखें तो सेल्यूलोज वो पार्ट है जो डाइजेस्ट नहीं होता। किसमें पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, पालक, गाजर, साबुत अनाज, गेहूं के चोकर, छिलके वाले फल, इन सब में क्या होता है हमारा? फाइबर या रेशा होता है, जो कि हमारे शरीर में बहुत अच्छा रहता है, हमारे कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हमारा नहीं बनने देता और ब्लड शुगर को भी मेंटेन रखता है। तो इसीलिए आजकल कहा भी जाता है कि फाइबर युक्त भोजन लें। ये क्या करता है? बल्क देता है स्टूल को, आपके स्टूल को बल्क देगा, मल की मात्रा को बढ़ाता है। अब हेमी सोल्यूलोज क्या हुआ, हेमी सेल्यूलोज क्या हुआ उसको देखें तो ये क्या है? पार्शली सॉल्युबल हुआ। तो ये पार्शली सॉल्युबल होने से मतलब क्या हुआ कि थोड़ा तो ये डिजोल्व हो जाता है, थोड़ा नहीं डिजोल्व होता, मगर जल ये तत्व को सोख लेता है। किसमें हुआ? ये चावल के चोकर। तो बेसिकली देखें तो वही वही चीजें हैं, मगर अलग अलग नाम से हैं और इनका कार्य भी कुछ कुछ सेम है। इनका डाइजेशन इंप्रूव करना और आपके मल को उसको आधार देना, उसको बढ़ाना, ताकि आपका सही से जो गंदगी है शरीर से निष्कासित होती जाए। फिर है पैक्टिन, जो ऐसा फाइबर है जो कि जेल बना लेता है, तो उसको पैक्टिन नाम दिया गया है केमिकल नेम में। घुलनशील रेशा जो जेल बना लेता है, इसमें ये हमारे आ गए। देन हमारा लेग्निन है। लेग्निन क्या करता है हमारा? हार्ड फाइबर होता है और कार्बोहाइड्रेट जो नहीं है, बल्कि बस फाइबर है। मैच्योर वेजिटेबल मतलब पकी और कठोर सब्जियों में पाया जाता है ये, तो वो हमारा लेग्निन होता है। ये भी एक तरीके का फाइबर है, रेशा है जो शरीर को जरूरी होता है। फ्लैक्स सीड्स है, आउटर लेयर ऑफ फ्रूट्स है, मतलब फलों के छिलकों में आंतों की गति को बढ़ाता है। तो आंतों में जो मूवमेंट हो रहा है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट हो रहा है, उसकी गति को भी ये बढ़ाता है। फिर गम है, एक कुछ ऐसे सॉल्युबल फाइबर होते हैं जिनको गम और म्यूसिलेज बोला जाता है, चिपचिपे होते हैं जो थोड़े से। तो चिपचिपे में कौन कौन से आ गए हमारे? कुछ ऐसी दालें हैं, बीन्स है, ग्वार गम हुआ, इसबगोल हुआ, भिंडी हुआ, मेथी दाना। तो ये क्या करते हैं? आपके डाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। तो जो शुगर रिलीज होनी है आपकी कार्बोहाइड्रेट या किसी सब से भी डाइजेशन के बाद, वो धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होती है। तो इस तरीके से ये शुगर के लेवल को ब्लड में नियंत्रित रखते हैं। आगे देखें तो इनके कार्य क्या हुए, तो हमें समझ में भी आ गए इनके काफी सारे कार्य। तो इनके कार्य में देखिए, पाचन सुधरता है,
और कब्ज़ को रोकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, शुगर को नियंत्रित करते हैं, वेट मैनेजमेंट आपका करते हैं। ये बहुत ज़्यादा खाना खाएगा नहीं व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति को भरा हुआ सा महसूस होगा, क्योंकि पानी भी तो एब्ज़ॉर्ब करा हुआ है फाइबर ने। आंतों के कैंसर से सुरक्षा देते हैं, क्योंकि आंतों को गति देते हैं, आंतों को बल प्रदान करते हैं ये फाइबर। तो इसलिए इनका भी हमें अपने आहार में रखना चाहिए। इनके अंश को भी अपने आहार में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे ये बहुत सहायक होते हैं। डेली रिक्वायरमेंट क्या है इनकी वो देखते हैं, क्योंकि एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। तो डेली रिक्वायरमेंट देखेंगे तो हम पाते हैं कि इनकी 25 से 35 ग्राम ही होनी चाहिए। डेफिशिएंसी से कब्ज, मोटापा, उच्च कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, और अगर एक्सेस हो जाएगा तो भी समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ब्लोटिंग हो जाएगी, खनिज का अवशोषण कम हो जाएगा, मिनरल एब्जॉर्प्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा यदि इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अब बैलेंस डाइट, मतलब कि सभी चीज़ें का समावेश अपने आहार में रखना है, मगर संतुलित मात्रा में। अब वो संतुलित मात्रा किस तरीके से होगी, क्या वो देखना है हमें। तो हमने पढ़े अपने आहार में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन और ये अपने फाइबर को। तो ये सभी की मात्रा हमारे आहार में ज़रूरी है, मगर इन प्रॉपर प्रपोर्शन, उचित मात्रा ज़रूरी है। तो ये हमारी बैलेंस डाइट कहा जाती है। अब हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स का। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ये जो नाम है एंटीऑक्सीडेंट्स, आजकल हम सुनते भी हैं कि क्यों ज़रूरी हैं, ये हमें जानना है। ये क्या कार्य करते हैं उसको देखेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ऐसे पदार्थ हैं जो फ्री रेडिकल्स से होने वाली क्षति को, कोशिकाओं को क्षति को शरीर की रक्षा करते हैं। तो फ्री रेडिकल क्या हुए? उनसे जो हमारे सेल्स के लिए डैमेज करते हैं फ्री रेडिकल्स, तो वो उस डैमेज को रोकते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स। तो वो फ्री रेडिकल्स क्या हुए उसको जानते हैं। फ्री रेडिकल अस्थिर अणु होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कहाँ अटैक करते हैं जाके फ्री रेडिकल्स? आपकी सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सेल, जिसपे सभी कुछ बेस्ड है। भाई सेल सबसे छोटी यूनिट कही है, मगर सभी कुछ तो उसी पे बेस्ड है, तो ये वहीं जाके अटैक करते हैं। तो जब वो डैमेज हो गए तो रोग पैदा होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं, उनसे उनको खत्म करने की वो रखते हैं क्षमता। तो ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं उसको देखते हैं हम। फंक्शंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट क्या है हमारे? ये करते हैं हमारे कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। तो जब कोशिकाओं की रक्षा हुई तो और कोशिकाओं का डैमेज भी रुका धीरे धीरे से, तो हमारी जो एजिंग है, हमारी बुढ़ापे की जो गति है उसको भी ये धीरे कर देते हैं। यदि एंटीऑक्सीडेंट्स लिए जाएं हम डेली रिक्वायरमेंट में, तो व्यक्ति जो है उसके सेल डैमेज कम होगा और वो काफ़ी देर तक उसके फंक्शन करते रहेंगे, बॉडी आपकी अच्छे से करती रहेगी। फिर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और जो वैसे जो डिजीज़ हैं, लंबे डिजीज़ हैं, दीर्घकालीन डिजीज़ेज़ हैं, उनसे ये रक्षा करते हैं। सूजन को शरीर में कम करते हैं। ये देखते हैं कौन-कौन से होते हैं। अब इनके कुछ प्रकार हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो प्रकार हम पढ़ लेते हैं, क्या-क्या इसमें होते हैं। तो विटामिन वाले जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो कौन से हैं हमारे? विटामिन ए, सी और ई। फिर मिनरल जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं वो कौन से हैं हमारे? सेलेनियम, जिंक एंड कॉपर। फिर फाइटोकेमिकल हैं, इनके नाम मैं बोल रही हूँ, ये केमिकल नेम ही हैं और इन्हें ऐसे ही हमें लर्न करना पड़ेगा कि ये हुए हमारे बीटा कैरोटीन, लाइकोपेन, फ्लेवोनाइड, पॉलीफेनॉल्स। तो ये हम इनको थोड़ा देख लेंगे, बट इनके नाम, हमारे केमिकल नेम जो है हमें इन्हें लर्न करना पड़ता है। तो सबसे पहले विटामिन सी को जैसे हम पढ़ के भी अभी ये देखा था, तो ये हमारा सबसे प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, उसको सहायक होता है उसको बनाने में। किसमें पाया जाता है? जितने भी खट्टे फल हैं, जितनी भी खट्टी सब्जियां ऐसे होती हैं, तो वो उसमें पाया जाता है। मुख्य स्रोत हमारा हमने देखा पढ़ा था आंवला है,
जो बहुत प्राकृतिक रूप से अच्छा स्रोत है हमारे विटामिन सी का। फिर अमरूद है, वो बहुत अच्छा रहता है, ये हमें इन्फेक्शन से भी रक्षा करते हैं हमारी। देन हमारा विटामिन ई है। विटामिन ई जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन की सुरक्षा करता है और हमारी एजिंग को रोकता है, हमारे सेल डैमेज को रोकता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। किसमें पाया जाता है? बीजों में। जैसे सूरजमुखी के बीज हैं, इसमें पाया जाता है। नट्स हैं, मेवे हैं, उसमें विटामिन ई बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। और वेजिटेबल ऑयल्स हुए, जैसे मूंगफली का तेल, इन सब में ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है। नेक्स्ट हमारा बीटा कैरोटीन है। तो बीटा कैरोटीन यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका विटामिन ए में। तो विटामिन ए का वैसा नाम जो केमिकल है वो रेटिनॉल है, मगर जब बीटा कैरोटीन फॉर्म होती है वो फॉर्म में भी जब आगे डाइजेशन होता है तो उसको विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। अब किस क्या करता है, ये आंखों के लिए आवश्यक होता है, त्वचा के लिए आवश्यक होता है, आम में पाया जाता है, ये कैरेट्स में होता है, स्पिनच में मतलब पालक में होगा आपका। तो ये हमारे शरीर को आवश्यक है। देन हमारा सेलेनियम क्या करता है, थायराइड को प्रोटेक्ट करते सपोर्ट करता है और सेल को रक्षा करता है। ये हमारा नट्स है, सी फूड और साबुत अनाज में है। अब हमने लाइकोपीन पढ़ा था, तो लाइकोपीन हमारे पीवाईक्यू में आ चुका है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? रेड कलर एंटीऑक्सीडेंट, लाल रंग का एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट है जो फल और सब्जियों में पाया जाता है। ऐसी फल और सब्जियां जो लाल रंग की होती हैं बेसिकली, तो उसमें लाइकोपीन होता है जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, कैंसर से कोशिकाओं का बचाव करता है। तो बहुत जो मल्टीप्लाई हो जाती हैं कोशिकाएं वहां पे, वो नहीं होता है यहाँ पे, इसका अगर इनटेक लिया जाए पर्याप्त मात्रा में। तो ये हमारा हमारे टमाटर में, तरबूज में बहुत अच्छे मात्रा में होता है। तो हम देखें एंटीऑक्सीडेंट अगर हम नेचुरल फॉर्म में लेते हैं तो आंवला, ऑरेंज, ये सब हम जो फल सब्जियां हम रोज में देखते हैं, अपनी देसी फल सब्जियां, इनमें आराम से हम अगर इनका सेवन करें तो अपने एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छे से पा सकते हैं। फिर इनका बेनिफिट क्या हुआ? ये बेनिफिट है हमारे क्या क्या है देखें तो। ये हुए हमारे इसमें कि क्या करा इन्होंने, इम्प्रूव करी हमारी इम्यूनिटी को, एजिंग को स्लो कर दिया इन्होंने, और प्रोटेक्ट किया ब्रेन को भी। आपके दिमाग की जो वहाँ के नर्व्स हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हार्ट डिस्क वगैरह, हार्ट का हृदय रोगों की जो संभावना है उनको कम करते हैं। और अगर डिफिशियंसी हो जाए तो व्यक्ति समय से पहले बुढ़ापे के संकेत उसमें दिख जाते हैं। मतलब किस तरीके से कि धीरे धीरे ऑर्गन्स की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम होती रहती है, क्योंकि सेल डैमेज होने लगता है। फ्री रेडिकल्स अभी हम देखते हैं तो अपने आसपास के वातावरण में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमारे सेलुलर डैमेज ना हो, उसकी वजह से हमें इनको एंटीऑक्सीडेंट्स को रोजमर्रा के अपने आहार में लेना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। चलिए आगे हम देखें तो एक्सेस में ले लिया तो यूजली सेफ फ्रॉम फ्रूट हाई सप्लीमेंट, इसके सप्लीमेंट जो होते हैं वो टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। पर यदि नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं, हम प्राकृतिक स्रोतों से ले रहे हैं, तो वो सेफ रहते हैं। अब एक हमारा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीरियल्स एंड मिलेट। अब मिलेट हमारे हम बहुत सुन भी रहे हैं आजकल, मिलेट क्या है, मिलेट का बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं नाम। तो मिलेट क्या है हमारा? तो तृणधान जिसको बोला गया है, और आजकल इसके लिए बढ़ावा भी सरकार कर रही है, क्योंकि ये हमारे जो पहले जो खाना हमारा जो आहार होता था उसमें तो ये नॉर्मल होते थे, पर बीच में सबने इसको बहुत एक्सक्लूड कर दिया। मगर इनकी जो उपयोगिता है फिर से पता चली है सबको, और अपने आहार में इसको सरकार भी प्रमोट कर रही है, और हमें अपने आहार में इसको लेना चाहिए। ये बहुत हमारे लाभदायक होते हैं। तो ये क्या है हम देखते हैं। तो इसमें कुछ दालें आती हैं, और इसमें जो मिलेट आते हैं मुख्यतः उसको देखते हैं।
ये तो हमारे सीरियल्स हुए, मक्का, गेहूँ, चावल ये सब, और बारले, जौ ये सब हमारे। और फिर मिलेट क्या हुए, छोटे दाने वाले मोटे अनाज होते हैं जो फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो ये हमने इनकी डेफिनेशन में देखा कि क्या होते हैं, ये फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो इसमें क्या आता है, हमारा बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कुटकी, ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं मिलेट के। मिलेट्स हमारे अपने डाइट में हमें करने चाहिए इनको। तो पहले ये मतलब नॉर्मल ही सब लोग खाते थे, मगर अब क्या हुआ कि बीच में सब इसको हम लोग भूल चुके और गेहूं पे ही ज्यादातर आ गए। फिर से इसको हमें अपने आहार में लाना चाहिए। तो ये क्या होता है, सीरियल्स तो क्या हुए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत हुए, क्योंकि चावल, गेहूं ये सब हमारे ऊर्जा का मेन स्टेपल फूड है, हमारे कार्बोहाइड्रेट का। इसमें प्रोटीन कम मात्रा में होता है, फैट भी कम होता है, कैल्शियम भी कम होता है, मगर कार्बोहाइड्रेट उच्च मात्रा में होता है जो हमें एकदम ऊर्जावान रखता है। तो ये हमारे आहार का बेसिक जो होता है वो तो एक इसमें होता है, सीरियल्स का जो होता है हमारा, कि गेहूं है, चावल है, दालें हैं, ये सब। और फिर मिलेट क्या हुए, इसमें हाई फाइबर हुआ, प्रोटीन भी अच्छा हुआ, मिनरल्स भी होते हैं इसमें। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब हुआ कि जब ये शुगर जो रिलीज हो रही है, अगर ब्रॉडली देखें तो शुगर जो रिलीज होती है ब्लड में, तो वो धीरे धीरे रिलीज होगी। इनका जब पाचन होगा, इनका जब मेटाबॉलिज्म होएगा, डाइजेशन होगा, तो इनकी जो रिलीज होगी शुगर, वो धीरे धीरे रिलीज होती है, क्योंकि उनमें फाइबर उचित मात्रा में पाया जाता है। फिर ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। ग्लूटेन फ्री मतलब, जो ये टर्म ग्लूटेन फ्री है, जो गेहूं में ग्लूटेन वाला फूड है वो, मतलब उसमें ग्लूकोज भी है, मगर ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो यदि किसी डाइट को बताया गया किसी व्यक्ति को ग्लूटेन फ्री डाइट, ग्लूटेन की एलर्जी हो जाती है कुछ लोगों को, तो उनको मिलेट का आहार का एडवाइस किया जाता है, डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं। अब हमने इनके कार्य देखे, अब टाइप्स देखे अनाज के। तो हमने गेहूं देखा, क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूटेन होता है इसमें, चपाती के लिए कार्य होता है इसका। चावल होता है इजीली डाइजेस्टेबल, फाइबर इसमें भी कम होता है। फिर मक्का है, एनर्जी का स्रोत, कंटेन्स कैरोटीन। बार्ले हुआ, जिसमें कूलिंग इफेक्ट हो, जो ठंडा होता है, जौ जो होता है। अब मिलेट्स में देखें तो बाजरा है, जो कि आयरन जिसमें होता है, अनीमिया के लिए अच्छा रहता है। ज्वार है, रागी है, जिसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, जो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर कांगनी मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट जिसको बोलते हैं, जो डायबिटीज में फायदा करता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है। फिर लिटिल मिलेट जो होता है, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इसमें मिनरल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब एडवांटेज देखें तो वही है, इनके हाई फाइबर है, डायबिटीज को कंट्रोल, ग्लूटेन फ्री होते हैं, मिनरल होता है और डाइजेशन को प्रमोट करते हैं। मिलेट की भी मात्रा बहुत अच्छे हैं ये, मगर बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो यदि ज्यादा ले लिया गया तो एक्सेस ऑफ फाइबर भी नुकसानदेह हो सकता है। तो मिनरल एब्जॉर्प्शन, जैसा हम पढ़ ही चुके हैं कि यदि फाइबर बहुत ज़्यादा ले लिया अपनी डाइट में, तो मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फाइटेट्स जो है ये कंडीशन हो जाएगी। अब ये हमारी पल्सेस वगैरह आ गए, पल्सेस मतलब दालें वगैरह। फिर दूध और उसके प्रोडक्ट्स, ये भी हमें अपने आहार में रखने चाहिए। सब्जियां हैं, शुगर, गुड़ और हनी, ये सब हमें देखना चाहिए। फिर स्प्राउट हैं। अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यदि किसी व्यक्ति की हमें देखनी होगी कितनी उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, पोषण की आवश्यकता है, तो हमें क्या क्या चीजें देखनी होगी, उसकी उम्र, उसका जेंडर, की वो मेल है या फीमेल है, किस तरीके का वो कार्य कर रहा है और उसका कैसा स्वास्थ्य है, उसके हिसाब से उसकी पोषण की आवश्यकताएं हम डिसाइड कर सकते हैं। इसमें एक चीज है इम्पोर्टेंट, वो हम देख ले रहे हैं, तो वो क्या है, तो वो है हमारा, एक,
तो उसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ये है एमआरपी का कंसेप्ट। तो ये हमने पढ़ा था और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एमआरपी मतलब कि जो 3 चीज़ें हैं यदि आहार में से कम करी जाएँ तो हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो पहला है एम, एम मतलब है हमारे मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट्स यदि कम मात्रा में लिए जाएँ तो हम अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को से बच सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। फिर हमारे आता है आर में राइस आ गया और ऐसे जो कार्बो बहुत ज़्यादा जिसमें कार्बोहाइड्रेट है वो आर में आ जाता है। चीनी, चावल, गेहूँ बेसिकली हम आर में ले लेते हैं। तो इसमें आ गया हमारा चीनी, चावल और गेहूँ। गेहूँ भी इसको ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। हमने अभी पढ़ा भी था कि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है, तो वो क्या करता है और ये इसमें क्या जो जल्दी पाचन हो जाता है इनका, तो जब जल्दी पाचन हो गया तो ग्लूकोज़ भी बहुत जल्दी से रिलीज़ हो जाता है ब्लड में और ये एक्सेस ग्लूकोज़ का कंडीशन को प्रमोट करता है, तो वो शरीर के लिए हार्मफुल होता है। फिर हमारा लास्ट में है प्रोटीन, पी फॉर प्रोटीन। तो आजकल जो समस्याएँ जो हो रही हैं, वो एक्सेस प्रोटीन इनटेक से हो रही हैं। तो कई बार क्या होता है कि प्रोटीन बता दिया गया है डाइट में, बहुत सारा प्रोटीन लिया जा रहा है। अब प्रोटीन ले लिया है, उसका पाचन भी तो हो, उसका एब्ज़ॉर्प्शन भी तो हो बॉडी में। तो प्रोटीन की आवश्यकता उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो तो उसका उनको मेटाबॉलाइज़ कर लेंगे। पर जो व्यक्ति यदि पूरे दिन बैठने का कार्य कर रहा है, इतना ज़्यादा अ, फिज़िकल वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसकी डाइट में जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा जाएगा, तो वो एक तरीके का इम्बैलेंस क्रिएट करेगा बॉडी में। तो इसके लिए हमें एमआरपी जो 3 कंसेप्ट हैं हमारे, इसके हिसाब से हम 3 चीज़ों को यदि अपने डाइट में से कम करें या बहुत ज़्यादा समस्या है तो बिल्कुल ही बंद कर दें, तो काफ़ी अपनी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं और यदि कम करके रखें शुरू से ही सावधानी से, तो अपनी बीमारियों से अपने को बचा भी सकते हैं खुद को। तो ये हमने पूरा आहार, अपना डाइट एंड न्यूट्रिशन अपना आज अपना कंप्लीट करा है। अब हम